नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सब कुछ अनसर्टन है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सवाल ही सवाल होते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। ये केस एक ऐसी ही विचित्र पहेली है। दो जीते जागते इंसान, जिसमें एक की मौत पहेली बन गई और एक का जीवन पहेली बन गया। ये ऐसे रेयर केसेस में से एक है जिसको पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को एक चैप्टर की तरह पढ़ाया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिमाग को खोल के रख देने वाला बेहद ही विचित्र केस है ये। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेरी लाइफ से सब एक एक करके चले गए। अकेली हो गई थी मैं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन मेरे भैया जिंदा हो सकते थे। तुम्हारी वजह से वो मर गए। एक दिन तुम्हें मार लगेगी मेरी। उस वक्त मैं डर गया था, सच में डर गया था। वैसे इस तरह किसी के बदुआ देने में मैं ज्यादा यकीन नहीं रखता, और उस लड़की की चीखों पुकार सुनकर जहन में एक डर बैठ गया कि कहीं उस लड़की की बद्दुआ मुझे सच में तो नहीं लग जाएगी। यह ख्याल मेरे जहन में क्यों आ रहा था? क्या मैंने अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभाया था? क्या इस केस में मैंने कुछ गलतियां की थी? अगर नहीं तो यह केस मेरे जहन से उतर क्यों नहीं रहा था? वो लड़की बार बार मेरे जहन में क्यों घूमती रहती है? इस केस की तह में कुछ ऐसे खौफनाक राज थे जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। जब लोगों की भीड़ में भी आपसे कोई हालचाल पूछने वाला, आपके दिल की बात करने वाला ना हो, तो लोग अकेले से हो जाते हैं। पर मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। कोई तो है मेरा, पर कहाँ? शायद आज वो मुझे मिल जाए। श्रेया, ओह गॉड श्रेया, कितने सालों के बाद देखा तुझे। कैसी है यार तू? आप कौन? मजाक मत करो। मैं क्या थी तुम्हारी स्कूल में, भारती स्कूल, और मैंने तो सुना है तू भारती स्कूल में टीचर बन गई। मैं टीचर नहीं हूँ। आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। श्रेया देख, तू ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती मुझे। मैंने कहा ना आपको, मैं नहीं जानती। कौन है? कौन हो तुम लोग? रुक, इसको पकड़, रुक, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़। छोड़ इसको, कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी, निकलते हैं यहाँ से। लता, आखिर कब उस मुर्दे के दर्शन करवाओगी? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हार गई। हारना नहीं है। तुम्हें मुझे उस मुर्दे को सौंपना है, वो भी जल्द से जल्द। हेलो, क्या? नहीं तुम मत आओ, मैं आऊंगी। मेरा पति घर पे है, ठीक है? बाय। क्यों? फिर अपने एक्स के पास जा रही हो? मैं अपने एक्स के पास जाऊं या वाई के पास, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकता हूँ, पति हूँ तुम्हारा मैं। मैंने ना तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी है और ना ही अपने बिस्तर में। मेरी दौलत के लिए शादी किया ना मुझसे? तो डाइवोर्स दे दो ना, लेकिन एलिमनी मोटी देनी होगी। कौन है? श्रेया, मैं अविनाश।
क्या हुआ श्रेया? ऐसे अचानक क्यों बुलाया? अरे क्या बात हुई? अच्छा रो मत, चलो अंदर चल के बात करते हैं। बैठ जाओ आराम से। अब पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। अविनाश, आज रास्ते में एक लड़की मिली थी। वो अजीब सी बातें कर रही थी मुझसे। उसके बाद जब मैं घर आई तो क्या हुआ? और कैसी लड़की? किसकी बात कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। हाँ तो अच्छा किया ना श्रेया। हाँ, डोंट क्राई, डोंट क्राई, मैं आ गया ना। हाँ अविनाश, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात कर रही हो श्रेया? आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये सब शादी के बाद। श्रेया, तुम कितने पुराने ख्यालात वाली लड़की हो, एकदम 1970s की। अविनाश, अब क्या हुआ? तुम तो बुरा मान गए। तुम्हें नहीं पता मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। कैसी प्रॉब्लम? बताती हूँ। एक काम करो, तुम बाहर चलकर बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ कर के बातें करेंगे। हाँ, वैसे भी हमारे बीच बातों के अलावा और होता ही क्या है। संभाल के। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? एक्सक्यूज मी, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। संदीप, तुम समझाओ, मैं थक गई। जतिन, यू नो तेरा और नीना का कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नो फ्यूचर, सो इट्स बेटर कि तू इसे डाइवोर्स दे दे। तू मुझे बताएगा कि मुझे मेरी बीवी के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, बता तुम मुझे। हेलो पुलिस, मेरा पति किसी का कत्ल कर रहा है। क्या हुआ? तुम लोग क्यों गए? मारो उसे, मारो उसे, वरना वो तुम्हें मार देगा। सॉरी, लेट हो गई ना। आपके लिए पिज़्ज़ा लेने लग गई थी मैं। वैसे आपको पता है, अविनाश ने मुझसे मिलना बंद कर दिया है। आपको तो ये अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता होगा ना? अब ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, मुझे पता है आप भी अकेले हो, तभी तो हमारा रिश्ता बना है ना? ये लो, खाओ। कैसी है तू बेटे? पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लीव मी अलोन। अरे बात तो पापा से इतना नाराज नहीं होते बेटा। आज मैं तेरी और तेरे भाई की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। बुला उसको तू। जतिन, भैया यहाँ नहीं है। क्यों, कहाँ गया वो? पता नहीं, आपकी वजह से भैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और वैसे भी आपको कौन सी हमारी पड़ी है? आप जाइए अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास, जाइए जाइए यहाँ मुझे से। बात करनी है श्रेया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अरे है। क्या कर रही तू? मुझे सुन तो सही। अरे बात तो सुन मेरी श्रेया।
सर ये मेरा बेटा जतिन है। ये अचानक कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी बेटी इसे कई महीनों से ढूंढ रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका बेटा इतने लंबे अरसे से गायब है, तो आप लोग मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए अभी क्यों आए? असल में बिजनेस के सिलसिले में मैं आउट ऑफ टाउन था। कल ही जब वापस लौटा हूँ तो मेरी बेटी ने बताया कि 3 महीनों से ये घर ही नहीं आया। हाँ, लेकिन आपकी बेटी तो यहीं थी। 3 महीनों से आपका बेटा गायब है, उन्होंने भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई? दरअसल मेरी बेटी मुझसे नाराज़ चल रही है। वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से बात करें तो शायद वो कुछ बताए। आइए। आपका भाई पिछले 3 महीने से गायब है। आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है कि आपका भाई कहाँ है? आपने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। आपके पापा आए तब इन्होंने रिपोर्ट की, आपने क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि सर भैया मिसिंग है ही नहीं। ये तो इनका ड्रामा है मुझे और भैया को परेशान करने का। कुछ टाइम बाद भैया वापस आ जाएंगे, तब आप खुद आकर के बात कर लेना उनसे। अरे देख के चलाओ यार। अरे कौन हो आप? अरे लेकिन मुझे क्या? अरे हो कौन? अरे कौन? छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ। ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। भवानी जी कह रहे हैं कि बेटा 3 महीने से गया है, लेकिन बेटी कह रही है कि जतिन गायब नहीं है। वो जहाँ कहीं भी गया है अपने आप आ जाएगा। आखिर ये चक्कर है क्या? पता करो, ये जतिन वाकई गायब है या मामला कुछ और ही है। जब तक जतिन यहाँ नहीं आ जाता मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। और सुन, ये घर मेरा है और तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मुझे सिर्फ लाश चाहिए। तुम्हें बताओ लाश का इंतजाम हुआ या नहीं? वेरी गुड। क्यों पकड़ के लाया मुझे यहाँ? देखो तुम्हें जितना पैसे चाहिए मेरे पापा तुम्हें दे देंगे, तो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ओए बंदरिया भैया अरे अरे वाओ, पाउट वाली हीरोइन की तरह क्लिक किया जा रहा है ना। अच्छा वैसे सच सच बता, ये फोटो बॉयफ्रेंड रवीश को भेज रही है? भैया आप मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रहे हो? अरे भाई हूँ तेरा, जासूसी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा एक बात बता, सच में शादी करना चाहती है उससे? हाँ पर टीचर बनने के बाद। अरे वाह, पापा से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, पापा से बात तो करनी पड़ेगी ना। मैंने बोला आपको बात करने अरे की। बहन की शादी की बात है तो मतलब मुझे करना नहीं तो पड़ेगा ही, लेकिन नहीं, आओ। ओए संभाल। ये गिफ्ट कौन लाया? पापा आप लेकर आइए गिफ्ट। ओए ये गिफ्ट मैं लाया हूँ। फिर तो नहीं चाहिए, रख लो अपना गिफ्ट अपने पास। पापा हमेशा भैया ना गिफ्ट देकर के रिटर्न गिफ्ट मांगते हैं। पापा बोलो इसे कुछ। तो दे देना तू भी भाई को रिटर्न गिफ्ट। नहीं पापा, मुझे नहीं देना इनको गिफ्ट। और वैसे भी जब से माँ गई है ना, भाई बहुत इरिटेटिंग हो गए हैं। अब भी बताता हूँ पापा, ये गिफ्ट पकड़ो। मैं जतिन, जतिन मुझे मालूम था तू आएगा। दरवाजा खोल। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जतिन आया है, आवाज सुनी मैंने उसकी। आसपास
आसपास का एरिया अच्छी तरह से स्कैन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैन सर, सुबह एक राहगीर ने भवानी सिंह की लाश को कार में देखा था, और ये वही भवानी सिंह है जिसने 3 दिन पहले अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स नहीं है और ना ही गले पे कोई स्ट्रेंगुलेशन मार्क्स है, लेकिन मुंह से झाग निकल रही है। शायद मौत जहर की वजह से हुई है। और बॉडी को इस कार में लाकर यहाँ सुनसान इलाके में डंप किया गया। यहाँ पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं। सिविल लाइन यहाँ से 16 किलोमीटर दूर होगा। कैसा? यहाँ आने जाने वाले रास्तों में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फटाई खंगालो। मैं इनकी बेटी श्रेया से मिलता हूँ। ओके सर। इस तरह ताला लगा के आखिर श्रेया कहाँ गई होगी? ये सीसीटीवी फुटेज चेक करो सर, और आसपास कोई पड़ोसी है तो बुलाओ उसे। ओके सर। जी हाँ सर, भवानी जी भी कल रात को यहीं थे। वो श्रेया का बर्थडे था तो उसने मुझे भी बुलाया था। इनफैक्ट सर, उसने बताया था कि उसका भाई जतिन भी आने वाला है पार्टी में। तो जतिन आया था? श्रेया, लगता है भैया कहीं बिजी है, इसीलिए नहीं आए। एक काम करते हैं, मैं केक कट करती हूँ। तो बर्थडे पार्टी रात को कितने बजे तक चली थी? यही कोई 10 सवा 10 बजे तक, लेकिन तब तक जतिन नहीं आया था। अच्छा, आपने जतिन को इस घर में आखिरी बार कब देखा था? सर, जतिन को देखे हुए तो एक लंबा अरसा हुआ। वो शादी के बाद से ही यहाँ से शिफ्ट हो गया था। जतिन शादीशुदा? जी हाँ सर, वो यहीं अपनी बीवी के साथ में हरिनगर में कहीं रहता है। हरिनगर में एग्जैक्टली कहाँ रहता है, कुछ आइडिया आपको? आई एम सॉरी सर, ये तो मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, आप यहाँ? हमें आपके फादर की लाश मिली कुतुब रोड पर। सर, भवानी का फ़ोन ऑन हो गया, लेकिन पासवर्ड इंटैक्ट है। सर, मैंने पासवर्ड क्रैक करने के लिए बोला। और उनके घर पे जो सीसीटीवी कैमरा उसकी फुटेज? सर, वो सीसीटीवी खराब है और फुटेज का हार्ड ड्राइव भी करप्ट है। सर, ऐसा लगता है जैसे वो सीसीटीवी काफ़ी टाइम से बंद है। सर, मैं हार्ड ड्राइव का डेटा रिट्रीव करवाने की कोशिश। उनका घर काफ़ी पॉश एरिया में, उनके घर के अलावा उनके घर के आसपास और भी सीसीटीवी कैमरा होंगे, उनकी फुटेज भी खंगाल। ओके सर। सर, प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि भवानी की मौत पॉइजन की वजह से हुई है। ये देखें सर, और लाश मिलने के तकरीबन 12 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। 12 घंटे पहले मतलब श्रेया की बर्थडे वाले रात 11 से 12 के बीच में। और पड़ोसी ने बताया था कि बर्थडे पार्टी तकरीबन रात को 10 बजे तक चली थी। और एक बात सर, भवानी की कार में जो पानी की बोतल मिली थी, ये पॉइजन उसी में मिला हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि भवानी ने किसी हताशा में सुसाइड कर लिया? देखते हैं डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। अरे एक बात समझ में नहीं आई, भवानी ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि उनका बेटा जतिन शादीशुदा है? राइट सर, और श्रेया भी इस कंडीशन में नहीं है कि उससे इंक्वायरी की जाए। काफ़ी गहरे सदमे में है। फिर भी पता करवाता हूँ कि जतिन अपनी पत्नी के साथ हरिनगर में कहाँ रहता था। और ये भी पता करो कि पॉइजन कहाँ से खरीदा गया। भवानी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे जिनकी अपने बच्चों से बनती नहीं थी। बेटा जतिन गायब कहाँ है? इस जतिन को ढूंढो। मुझे लगता है जतिन इस केस का अहम किरदार है। सर, ये जतिन अपनी पत्नी के साथ हरिनगर के जिस घर में रहता था, उस घर का तो पता चल गया है, लेकिन उस घर पे पिछले 3 महीने से ताला लगा है, और वो घर भी भवानी के नाम है सर। तो ये दोनों मियाँ बीवी हैं कहाँ? नेबर्स के साथ इंक्वायरी की तो पता चला कि ये दोनों 3 महीने पहले ही अलग हो गए थे। 3 महीने? भवानी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते वक्त हमें बताया था कि वो 3 महीने से बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए थे। कहाँ गए होंगे? जतिन की बीवी? उसका पता लगा लिया सर, वो सिद्धि टूर्स एंड ट्रेवल्स की मालकिन है। सर, भवानी अंकल की मौत का दुख है मुझे, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं जतिन और उसकी फैमिली से कांटेक्ट में नहीं हूँ। 3 महीने पहले हमारा डाइवोर्स हो चुका है। और 3 महीने से ही जतिन को किसी ने नहीं देखा। डाइवोर्स होने के बाद जतिन कहाँ रह रहा था? सर, मैंने कहा ना, मैं पिछले 3 महीने से उसे कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा, आपके और जतिन के बीच में डाइवोर्स की वजह क्या थी? सर, एक पति पत्नी के बीच में बहुत सी वजह होती है,
मैं वो सारी बातें आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। दैट्स माई पर्सनल मैटर। विकास, सर श्रेया के घर से थोड़ी दूर कर्नल शमशेर सिंह का घर है। सर मैंने उनके घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सर श्रेया की बर्थडे वाली रात वहाँ से एक आदमी कंबल ओढ़कर भागते हुए दिखाई दिया। सर उसी फुटेज में थोड़ी देर बाद भवानी जी की कार भी वहाँ से जाते हुए दिखाई दी। सर ऐसा लग रहा है जैसे भवानी जी उस आदमी के पीछे अपनी कार लेकर गए हों। आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी बर्थडे वाली रात ये आदमी अपनी कार में आपके घर के आसपास देखा गया। इसने अपना मुंह ढका हुआ है और कुछ देर बाद जिस डायरेक्शन में ये गया उसी डायरेक्शन में इसका पीछा करते हुए आपके फादर भी इसके पीछे गए। ये आदमी कौन है? जी मुझे नहीं मालूम। आपके पापा उस रात कहाँ गए थे? वो मुझे बताकर नहीं गए। स्मेल किस चीज़ की? स्मेल किस चीज़ की? वो मैं पूजा कर रही थी तो अगरबत्ती की होगी। किस तरह तरीके से? ना धुआं अगरबत्ती का? सर उधर मेरा पूजा घर है। खड़िए सामने से, आज खड़े चलिए। सर वो पूजा घर है, आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं। अरे हम बाहर से देख लें। नहीं मैंने बोला ना नहीं। नहीं अरे मैंने मना किया ना। नहीं छोड़ो मुझे। नहीं अरे छोड़ो। नहीं तो बहुत धुआं है सर। माथुर सारी चीजें कस्टडी में लो। कंकाल किसका है? मुझे नहीं मालूम सर। कैसे नहीं मालूम? तुम्हारे घर में कंकाल पड़ा हुआ है, तुम्हें नहीं मालूम किसका कंकाल है? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं जतिन मर चुका और तुम सबको बेवकूफ बना रही हो? वो भैया नहीं है, भैया मरे नहीं है, वो जिंदा है। वो वापस आएंगे। तो फिर ये कंकाल किसका? वो सर 3 महीने पहले। तुम कहना चाहती हो कि 3 महीने पहले 2 चोर तुम्हारे घर में आए, एक लाश को फेंका और भाग गए, और तब से ये कंकाल तुम्हारे घर में पड़ा हुआ? हाँ सर, जब मैं घर वापस लौटी तो मैंने एक लाश देखी और मैं लाश देख करके घबरा गई और बेहोश हो गई। मुझे 24 घंटे बाद होश आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। बहुत डर गई थी तुम, हैं? इसलिए तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन इस लाश के साथ तुम पिछले 3 महीने से रह रही हो, तब डर नहीं लगा? अपना ये नाटक बंद करो। बोलो बोलो, लाश किसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने अपने भाई जतिन को मार दिया है? नहीं सर भैया जिंदा है। तो फिर ये कंकाल किसका? बोलो बोलो, किसका कंकाल है? देखो तुम मुसीबत में फंस जाओगे, साफ साफ बता दो कंकाल किसका है। जतिन एक लंबे समय से गायब था और श्रेया लगातार कह रही थी कि उसका भाई जतिन वापस आएगा। तो सवाल और भी गहरा हो रहा था कि श्रेया जिस कंकाल के साथ रह रही थी वो वाकई जतिन का कंकाल होगा या किसी और का? अगर ऐसा था तो वो कौन होगा और वो चोर कौन थे? क्या वो इस हत्या के राज सुलझा सकते थे? और जतिन और श्रेया के पिता की हत्या हुई थी या वो आत्महत्या थी? क्या श्रेया की दिमागी हालत वाकई खराब थी या वो कोई नाटक कर रही थी? ये केस कई रहस्यों में उलझता जा रहा था और इन रहस्यों का कारवां अभी थमने वाला नहीं था। नहीं पापा, भैया नहीं है अंदर। आप जाइए अपने कमरे में, जाइए जाइए। बहुत हो गया तेरा और तेरे भाई का नाटक। एक नहीं सुनूंगा मैं। बात करनी है मुझे जतिन से। पापा नहीं, पापा सुनो। तो रोक क्यों रही है तू मुझे? आई एम श्योर सर, ये श्रेया नाटक कर रही है और अपने नाटक में हमें उलझाने की कोशिश कर रही है। उसकी वो चोरों वाली कहानी वो पक्की झूठी है सर।
क्योंकि सर वो कम्बल वाला आदमी सीसीटीवी में दिखा है। उस एरिया में इंक्वायरी की तो पता चला कि वो आदमी पहले भी 2-3 बार खुद को कम्बल से लपेटे हुए वहाँ से जाते हुए दिखा है। और श्रेया तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रही है। वो तो कह रही है उस आदमी को जानती नहीं। उस घर में जो हमें डॉल मिली उसमें कुछ रिकॉर्डिंग बजती है। ये लड़की कहीं किसी जादू वादू के चक्कर में तो नहीं पड़ी थी। डिटेल निकलवा इसकी। मुमकिन है ये लड़की हमसे वाकई कुछ छुपा रही है और ये अपने पिता भवानी की मौत का राज भी जानती है। राइट सर, बस ये जतिन के गायब होने का राज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लगातार इस बात को बोल रही है वो स्केलेटन जतिन का नहीं है। एक काम करो, उस कंकाल का डीएनए भवानी के डीएनए से मैच करवा के देखो। कंफर्म हो जाएगा कि जतिन वाकई कहीं गायब है या वो कंकाल जतिन का। क्या भवानी का फ़ोन अनलॉक हो गया है? कॉल हिस्ट्री में उन्होंने लास्ट कॉल रात को 11 बजे सुनीता को किया था। अब तो 11 बजे। कौन है सुनीता? सुनीता एक एडवोकेट। जी मैं भवानी जी की कंपनी के लीगल एडवाइज़र हूँ। तो उस रात आपने भवानी जी को ऐसी का लीगल एडवाइस दी कि उसके बाद उनकी मौत ही होगी। ये सुन के तो मैं भी खुद हैरान हूँ सर। दरअसल उस रात को वो अपनी विल के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे। सुनीता, मुझे अपनी विल चेंज करनी है, तुरंत मिलना है तुमसे। लेकिन उसके आगे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अगले दिन मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन फिर। तो उनकी पहली विल में ऐसा क्या लिखा था जिसे वो चेंज करवाना चाहते थे? सर उनकी पहली विल के मुताबिक उनकी मौत के बाद उनके बेटा, उनकी बेटी और उनके भाई तीनों ही बराबर हकदार थे उनकी प्रॉपर्टी में। उनका कोई भाई भी है? जी, उनका एक छोटा भाई है विक्रम सिंह। वो यहीं कुतुब रोड पे कहीं रहता है। कुतुब रोड पे हमें भवानी जी की लाश मिली। क्या इन दोनों भाइयों का आपस में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? सर विक्रम, श्रेया और जतिन, इन तीनों का ही भवानी जी के साथ अक्सर कुछ ना कुछ इशू चलता रहता था, खासतौर पर उनके पुश्तैनी घर को लेकर। भैया आपकी बिल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसको बेचिए और मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। चाचा जी, ये घर नहीं बिकेगा। इस घर से हमारी माँ की यादें जुड़ी हुई है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानती सर। पता करो, ये भवानी का भाई विक्रम कुतुब रोड पे कहाँ रहता है? यस सर। हेलो श्रेया, मैं डॉक्टर उषा। डॉक्टर, मैं बीमार नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ लीव मी। मैंने भी पुलिस ऑफिसर्स को यही कहा कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मुझसे सच कहना होगा। ओके? सर मैं श्रेया के बारे में पता कर रहा था, तो पता चला कि श्रेया 2 महीने पहले तक ज्ञान भारती स्कूल में टीचर थी। सर उसने उसी स्कूल से पढ़ाई भी की थी, लेकिन सर अचानक से उसने टीचिंग की जॉब से रिजाइन कर दिया था। रिजाइन की वजह? सर एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं चली है, लेकिन सर स्कूल स्टाफ का कहना है कि कुछ अरसे से उसे भूलने की आदत हो गई थी। सर प्यून ने बताया कि वो संडेज को भी स्कूल आ जाया करती थी और स्कूल का गेट बंद देखकर उसे याद आता था कि आज छुट्टी है। तो क्या इस लड़की की दिमागी हालत वाकई इतनी खराब है? उसका भाई जतिन, कुछ पता चला कहाँ? सर जतिन कहाँ है ये तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर ये बात पता चली है कि जतिन अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, वो एक स्पर्म डोनर था। स्पर्म डोनेट? अरे मेरी पहले ही हालत खराब है और तू स्पर्म डोनेट करने की बात कर रहा है? रख फोन। सर जिस क्लिनिक को वो स्पर्म डोनेट करता था मैंने वहाँ भी पता किया, पिछले 3 महीने से जतिन वहाँ भी नहीं गया। जतिन की बीवी नीना खुद इतने बड़े बिजनेस की मालकिन है और ये बंदा स्पर्म डोनेट करता था। ये जोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। सर जतिन की बीवी नीना का एक संदीप नाम के आदमी के साथ अफेयर था, वो भी शादी के पहले, और ये संदीप अब नीना के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो जतिन को गायब करवाने के पीछे कहीं इसकी बीवी नीना का हाथ तो नहीं? अच्छे से पता करो। ओके सर। सर भवानी के भाई विक्रम का पता चल गया है? सर उस कंकाल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मिला भी नहीं था जतिन से काफ़ी दिनों से। हाँ, उस रात को भवानी भैया ने बुलाया ज़रूर था मुझे श्रेया की बर्थडे पर, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। आपके भाई की लाश आपके घर से महज 1.5 किलोमीटर दूर मिली। हो सकता है वो आपसे मिलने आए हों, आप दोनों मिले, आप दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और आपने ही अपने। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं उनसे नहीं मिला था। तो फिर आपके भाई
उस एरिया में क्या करने गए थे? सर मुझे नहीं पता सर, वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, बाप जैसे थे। तभी तो अपने बेटा बेटी के साथ में मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाया था। हिस्सेदारी दी होगी, लेकिन फिर भी वो सिविल लाइन वाला पौष घर वो आपके हिस्से में नहीं आ रहा था। सर उसका मुझको कोई मलाल नहीं था। मैं तो श्रेया और जतिन की खुशी चाहता था। भैया अगर बच्चे नहीं चाहते तो ये घर मत बेचिए ना। ये घर भाभी की आखिरी निशानी है, यही समझ के इनकी बातों का सम्मान कीजिए। उल्टा भैया खुद चाहते थे कि वो घर बिक जाए और श्रेया और जतिन उनके साथ में अजमेर शिफ्ट हो जाएं। अजमेर? यस सर, वहाँ पे भी भैया की एक कोठी थी जो अब उस सुनीता ने अपने नाम करवा ली। सुनीता एडवोकेट? यस सर। वो आपके भाई की कंपनी में लीगल एडवाइजर। आपके भाई अपनी कोठी उसके नाम क्यों करेंगे? सर आप उसको नहीं जानते, बहुत पहुंची हुई चीज़ है। उसी के प्यार में पड़कर भैया अपने बाल बच्चों को भूल गए थे। भाभी के मरने के बाद में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया अपने बच्चों पर। बेचारे कई कई दिन अकेले रहते थे। अब तो बाप का साया भी उठ गया उनके सर से। सर मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया था। भवानी जी ने खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो अजमेर वाला घर मेरे नाम किया था। पर आपने हमें पहले नहीं बताया। क्या भवानी जी के साथ रिलेशनशिप में थे? क्या बताती सर, हमारे बीच में ऐसा कुछ बचा ही नहीं था। भवानी जी ने अपने बच्चों के कारण मुझसे दूरी बना ली थी। अच्छा उस रात क्या भवानी जी ने वाकई अपनी वसीयत चेंज करने के लिए आपको फ़ोन किया था? जी सर, पर मुझे नहीं पता कि अचानक उस रात को ऐसा क्या हुआ जो। देखिए सर, आप कुछ भी समझिए, लेकिन मुझे अभी भी भवानी जी के भाई विक्रम पर ही शक है। श्रेया का मैंने अच्छे से एग्जामिन किया, मुझे लगता नहीं है कि वो नाटक कर रही है। उसकी दिमागी हालत स्टेबल नहीं है। और वो अभी भी यही कह रही है कि वो कंकाल उसके भाई जतिन का नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा। जी, वो अभी गहरे सदमे में है और मुझे लगता है उसे जानने के लिए उसके करीबी लोगों से हमें मदद लेनी चाहिए। उसका दोस्त, रिश्तेदार या फिर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? क्या उसने आपसे अपने किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है? नहीं, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई लड़का है। इन दो नंबर से श्रेया की लगातार बात हो रही थी, पता करो ये दोनों नंबर किसके हैं। ओके सर। सर श्रेया के घर के सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव रिट्रीव हुआ है। इसमें पिछले 3 महीने की फुटेज है। और सर 3 महीने से सीसीटीवी बंद है। सर इस दिन श्रेया मेन डोर से घर के अंदर दाखिल हुई, तब घर पे ताला लगा हुआ था। और उसके बाद ये दोनों आदमी मेन डोर से भागते हुए दिख रहे हैं और इन दोनों के हाथ में बैग भी है। सवाल ये है कि अगर घर में ताला लगा हुआ था तो ये दोनों घर में दाखिल कैसे हुए होंगे? हो सकता है सर ये दोनों चोर हों और टेरेस से होते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। तो मतलब श्रेया की चोरी वाली बात सही है। बस फुटेज में जतिन कहीं नहीं दिख रहा। श्रेया के मुताबिक 2 लोग जब घर में आए थे, उनके भागने के बाद घर में उसने एक लाश देखी। अब अगर 2 लोग घर में चोरी करने आए थे तो लाश फेंक कर क्यों जाएंगे? हो सकता है सर चोर 2 नहीं 3 हो। इन तीनों का आपस में झगड़ा हुआ, 2 ने मिलकर एक को मार दिया और उसको छोड़ के भाग गए। पर फिर भी एक लड़की एक लाश के साथ रह रही थी, वो भी अकेली, वो भी 3 महीने के लिए। नॉर्मल है? पता करो ये दोनों चोर कौन थे, और वो कंबल वाला आदमी भी हो सकता है इनसे कनेक्टेड हो। और एक बात सर, चोरी के अगले दिन का भी फुटेज चेक किया मैंने। इस घर में एक और लड़के का आना जाना था। कौन है लड़का? सर मैंने उन दोनों चोरों का पता कर लिया है जिन्होंने श्रेया के घर में चोरी की थी। ये दोनों सोनू और बंटी नाम के हिस्ट्री शीटर हैं और चोरी और फरेब के आरोप में एब्सकॉन्डिंग है। लेकिन सर इन दोनों से कनेक्टेड जो तीसरा चोर है उसका पता नहीं चल रहा है। खबरों को काम पे लगाओ, ढूंढो ने। अब इन चोरों से ही हमें इस केस के ताले की चाबी मिलेगी। सर आपने जिन 2 नंबर्स के बारे में पता करने के लिए कहा था, मैंने उनके बारे में पता किया। ये देखिए सर, उनमें से एक नंबर इस अविनाश का है और एक इस रविश का। ये अविनाश तो वही है ना जो हमें श्रेया के घर के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था? जी सर, NSA पुलिस स्टेशन बुला लिया है। लेकिन सर ये रविश 3 महीने पहले कनाडा शिफ्ट हो गया। 3 महीने पहले? इस केस में 3 महीने का चक्कर क्या है? जतिन गायब हुआ 3 महीने पहले, जतिन के फादर 3 महीने से टूर पर थे, और अब ये रविश ये 3 महीने पहले कनाडा शिफ्ट हुआ। सर मैं श्रेया का दोस्त अविनाश हूँ। मैं पहले उससे मिलने उसके घर जाता था।
लेकिन काफ़ी टाइम पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो जब तुम श्रेया से मिलने उसके घर जाते थे तो वहाँ एक लाश थी, तुमने उस लाश को कभी नहीं देखा? लाश? कैसी बात कर रहे हैं सर? तो तुम कहना चाहते हो तुम्हें उस लाश के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने कभी नहीं देखी उस लाश को? नहीं सर, मैंने कभी कोई लाश नहीं देखी। तुम्हारा श्रेया से ब्रेकअप क्यों हुआ? सर उसके बहुत मूड स्विंग्स होते थे सर। कभी लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करती और कभी लगता था कि वो मेरी होकर भी कभी मेरी नहीं हो पाएगी। सर वो मुझे कभी समझ ही नहीं आई। तो बिना समझे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना ली? क्या बात कर रहे हैं सर? वो तो मुझे कभी अपने नज़दीक भी नहीं आने देती थी। ये सब शादी के बाद। कि रविश कौन है, जानते हो उसे? हाँ सर। सर रविश तो श्रेया का एक्स बॉयफ्रेंड था, श्रेया ने बताया था मुझे, और उन दोनों के ब्रेकअप के बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गया था। श्रेया, अच्छा तुम नहीं जानती कि जतिन कहाँ गया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा किसके साथ फिजिकल रिलेशन था। घबराओ मत, मैं ये सीक्रेट रखूंगी। श्रेया देखो, क्या वो अविनाश था या रविश? श्रेया घबराओ मत। सर हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि रविश कनाडा में है, लेकिन श्रेया से जैसे ही हमने फिजिकल रिलेशन की बात की तो वो डरने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि स्कूल में श्रेया को कोई मोलेस्ट करता था और जिसकी वजह से परेशान होकर उसने स्कूल से रिजाइन कर दिया? हाँ, लेकिन इन सब बातों का श्रेया के घर में जो कंकाल मिला उससे या उसके बाद जतिन से क्या कनेक्शन? फिर भी स्कूल में सर एक बात पता चली है सर, मुझे लग रहा है कि इस बात का हमारे केस से कोई कनेक्शन हो सकता है। माथुर बात तो बताओ। सर जिस दौरान श्रेया के घर से चोरों को भागते हुए देखा गया था सर, उसी दौरान मॉर्चुरी से एक लाश भी गायब हुई थी। कहना क्या चाहते हो? सर हो सकता है कि किसी ने वो लाश चुरा कर श्रेया के घर पे डंप कर दी हो। राइट सर, लाश को वहाँ पे डंप करना एक प्लान भी हो सकता है श्रेया को फंसाने के लिए, और इस काम के लिए सोनू और बंटी जैसे दो चोरों का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों चोर हैं कहाँ? कोई लीड? नहीं सर, उन दोनों का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन नीना के बॉयफ्रेंड संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स में इस बलराम नाम के हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है। सर ये बलराम काफ़ी टाइम से एब्सकॉन्डिंग है। सर मुझे नहीं पता सर जतिन कहाँ है सर मुझे नहीं पता सर मैं सच बोला। तो नीना जी सब पता लगा लिया हमने। आपका जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट थी भवानी की। भवानी मतलब आपके ससुर। आपके ससुर की इन्वेस्टमेंट थी तो जाहिर सी बात है उसमें आपके शौहर जतिन का भी हक होगा। ससुर अब रहा नहीं, जतिन गायब है, तो उस बिजनेस की अकेली मालकिन कौन है? आप कहना क्या चाहते हैं? आपका जो बॉयफ्रेंड है ना संदीप, उसने सब कह दिया, सब बता दिया कि कैसे बलराम के जरिए जतिन को किडनैप करवाया था, और वो सब हुआ था आपके इशारे पर। सर मेरे और जतिन की शादी बस एक डील थी। जतिन के बाप को लगता था कि मुझसे शादी करके उनका स्पर्म डोनर बेटा सेटल हो जाएगा, इसलिए मैंने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की शर्त रख दी उनके सामने। पहले जतिन उसमें बराबर का पार्टनर था, उसके बाद जब बिजनेस सेटल हुआ तो मैंने जतिन को डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स पेपर पे ज़बरदस्ती साइन करवाया, जतिन बाहर, पूरा बिजनेस आपका। सर लेकिन उसके बाद बलराम ने जतिन को छोड़ दिया था। हमें लगा था कि वो हमसे डर गया है, इसलिए पुलिस के पास भी नहीं गया। सर मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या गायब करवा दिया? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम जतिन कहाँ है। सर जनकपुरी की वो मॉर्चरी जहाँ से लाश गायब हुई थी, उस मॉर्चरी की इंचार्ज लता सिंह नाम की एक औरत है जिस पर उस लाश को गायब करने का आरोप लगा था। लता ने जनकपुरी पुलिस को बयान दिया सर कि उसने लाश गायब करके योगराज नाम के बाबा को दी थी, और ये बाबा इतना पावरफुल है कि जनकपुरी पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन इस योगराज का श्रेया जतिन से क्या कनेक्शन? सर मैंने उनके चाचा विक्रम सिंह से बात की, उसने बताया कि योगराज बाबा एक टाइम पे श्रेया की माँ का गुरु हुआ करता था। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आप छुपते छुपाते हुए अपनी कार में सिविल लाइन में श्रेया के घर उससे मिलने जाते थे। आप श्रेया से मिलने उसके घर क्यों जाते थे? मैं वहां श्रेया के भाई जतिन को जिंदा करने जाता था। What? जतिन मर चुका है? हाँ,
श्रेया मेरी शिष्या की बेटी थी। एक दिन वो मेरे पास आश्रम में आई थी। बाबा जी, मेरी माँ का अटूट विश्वास था आप पर। उसने मेरे भाई को मार दिया। आपका तो पुलिस, पॉलिटिशियन सबसे संबंध है। आप प्लीज मुझे। इसके चक्कर में क्यों पड़ना श्रेया? तू जानती भी है मैं तेरे भाई को जिंदा भी कर सकता हूँ। मैंने उसे उम्मीद की किरण दिखाई थी। श्रेया ने क्या बताया था? उसके भाई जतिन को किसने मारा था? वो उसने नहीं बताया, पर मैं वहां श्रेया के भाई जतिन को जिंदा करने के रिचुअल्स पूरे करने जाता था। पर मेरी साधना अधूरी रह गई। जतिन के कंकाल को तुम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। कोई साधना वादना नहीं। तुम जैसे ढोंगी बाबा अपने लालच के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। लालच? अगर मुझे लालच होता तो मैं मॉर्चुरी से वो लाश क्यों गायब करवाता? वो लाश कहाँ? उसे तो मैं जिंदा करके ही दुनिया के सामने लाऊंगा। मेरी शक्ति को पहचानो, मेरे चेले बन जाओ। तुम्हें इंस्पेक्टर से डीआईजी बनवा दूंगा। मैं इंस्पेक्टर से डीआईजी बनूंगा या नहीं बनूंगा ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय, तुम्हारा ट्रांसफर यहां से सीधे जेल होगा। तुमने योगीराज को बताया था कि तुम्हारे भाई जतिन को किसी और ने मारा था। अगर उसे किसी और ने मारा था तो उसकी लाश तुम्हारे पास कैसे है? बोलो, किसने मारा था उसे? जतिन को किसने मारा? चुप क्यों? बोलो, उसकी लाश तुम्हारे पास कैसे आई? जतिन को किसने मारा? चुप क्यों? बोलो, उसकी लाश तुम्हारे पास कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने भाई जतिन को मारा? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? मेरी लाइफ से सब एक एक करके चले गए। अकेली हो गई थी मैं। सब कुछ खत्म हो गया था मेरा। लेकिन मेरे भैया जिंदा हो सकते थे। जिंदा हो सकते थे वो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदा नहीं हो पाया। तुम्हें हाय लगेगी तुम्हें मेरी। कैसे जी नहीं पाओगे तुम? लेके जाओ इसे। सर, आर यू ओके? सर, उस एरिया के कई केमिस्ट और किराना स्टोर में इंक्वायरी की तो फाइनली नारायण चौक के किराना स्टोर ने भवानी का फोटो आइडेंटिफाई किया। उसने कंफर्म किया कि भवानी ने खुद वो पॉइजन और पानी की बोतल खरीदी थी। ये सब बातें तो इसी की तरफ इशारा कर रही हैं सर कि शायद भवानी ने खुद ही जहर खा लिया हो। अगर भवानी ने वाकई खुदकुशी की है तो मुमकिन है उनको पता चल गया हो कि उनका बेटा जतिन मर गया है। और अगर मारने वाली खुद उसी की बेटी हो तो इस बात से दुखी होकर कोई भी बाप सुसाइड कमिट कर सकता है सर। भगवान, क्या एक बहन अपने सगे भाई का कत्ल कर सकती है? वो कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अपने घर में छुपा के रख सकती है इतने लंबे अरसे तक कि लाश गलकर कंकाल बन गई। इस बात पे यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। सर, जतिन और श्रेया से जुड़ा हर शख्स तो यही कह रहा है, लेकिन सर श्रेया की एक दोस्त है ख्याति, उसका कुछ और ही मानना। मेरी आज उससे बात हुई है। क्या मानना उसका? सर, अभी भी पता चला है कि ललितपुर पुलिस ने बंटी और सोनू दोनों को अरेस्ट कर लिया। एक दुकान में लूट कर रहे थे दोनों को यहाँ हाजिर करो। साहब, हम मानते हैं, हम काफी टाइम पहले गए थे उस घर में चोरी करने, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं करा। हाँ साहब, हम सच कह रहे हैं। हम तो रेकी करके वहाँ गए थे। हमें लगा वहाँ कम लोग होंगे तो चोरी करना आसान होगा, लेकिन जब हम चोरी करने पहुंचे तो वहाँ लाश पड़ी थी सर। भाई, इसकी लाश पड़ी थी? हाँ सब यही था। हमने इसको 2 दिन पहले रेकी के वक्त वहाँ जिंदा भी देखा था, लेकिन जब हम चोरी करने पहुंचे तो वहाँ इसकी लाश पड़ी थी सर। माँ कसम साहब, आपने नहीं मारा इसको। सर, श्रेया मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी और उसने अचानक से मुझसे दूरी बना ली क्योंकि जतिन ने कहा था कि वो मुझसे बात ना करे, और इसीलिए इतने सालों के बाद वो मुझसे मिली और उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। बचपन में ऐसा क्या हुआ था? श्रेया भूल हो गई। अच्छा, अब नहीं करूँगा बस। आप कहना चाहती हैं कि बचपन में जतिन ने श्रेया के साथ? सर, हो सकता है कि ये सिलसिला उनके बड़े होने के बाद भी चलता रहा हो। कैसे मुमकिन है? आई मीन, दोनों सगे भाई बहन। सर, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सर महसूस ऐसा ही होता था कि जतिन श्रेया को मोलेस्ट करता था।
नहीं, मेरे पास मत आओ। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे। छोड़ो, मार डालूंगी मैं इसको। दोष मेरा भी है। सिर्फ अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहती रही और मैं दोस्त होते हुए भी उसकी तकलीफ नहीं समझ पाया। सर, आपकी थ्योरी जो भी हो, लेकिन जतिन वाकई ऐसा होता तो श्रेया को तो उससे नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो जिंदा हो जाए और उसके लिए वो ड्रामा भी कर रही है। तो मुमकिन है कि वाकई जतिन ने श्रेया के साथ बचपन में कुछ गलतियां की और वो उन गलतियों को बार बार दोहरा रहा होगा और श्रेया उसे उन गलतियों को माफ़ करने के लिए, उनको सुधारने के लिए बार बार मौका दे रही होगी। जतिन तो शायद शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हो, पर शायद श्रेया नहीं बढ़ पाई। हालांकि उसकी ज़िंदगी में रविश और अविनाश जैसे दो लड़के आए, पर उसने किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने दिए। और दूसरी तरफ जतिन जब शादी में धोखा खाने के बाद वापस आया तो हो सकता है उसने श्रेया के साथ फिर से वही गलतियाँ, वही गुनाह दोहराने की कोशिश की। एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं। श्रेया, ये आप क्या कर रहे हैं? श्रेया, छोड़ो। श्रेया, मेरी बात तो सुन। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मेरी बात तो सुन। छोड़ो मुझे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। छी। श्रेया, मेरी बात सुन। श्रेया, दरवाजा खोल। श्रेया, दरवाजा खोल दे। सुनो, तुम एक ही चाय क्यों लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना भैया बैठे हैं यहाँ पर। जाओ, एक चाय और लेकर आओ। जाओ। हाँ भैया, क्या कह रहे थे आप? हाँ, ही सही बात है। इस केस को लेकर पुलिस की जो थियरी है वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली है, जिसको लेकर पुलिस को कई तरह की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन ये केस अब तक ओपन एंडेड है और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। कानूनी जानकार केस को लेकर आज भी कई तरह की राय रखते हैं, जो अपने आप में एक गहन अध्ययन का विषय है, जिसमें कई सवालों के पुख्ता जवाब नहीं मिले। लेकिन इन अनिश्चितताओं की एक वजह एक मृत व्यक्ति को जिंदा करने का अंधविश्वास भी है, और ऐसे अंधविश्वास की जड़ें हमारे समाज में इतने गहरे तक उतरी हुई हैं कि अक्सर इन अंधविश्वासों में छिपे गुनाहों को छिपाया जाता है और कई केसेस अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।